हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगिन एग्री वंस अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज इस वीडियो में हम एक एएफओ की सैलरी को समझेंगे। जो लोग भी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एएफओ को बहुत सारे बैंकों में एग्रीकल्चर ऑफिसर या दूसरे दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। तो एक एएफओ की सैलरी बैंक में कितनी होती है ज्वाइनिंग के बाद, उसके बाद हर साल कितना इंक्रीमेंट होता है, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। अभी 1 अप्रैल को रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बैंक मिले हैं, किसी को यूको बैंक मिला है, किसी को कैनरा बैंक मिला है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि उन्हें बैंक ज्वाइन करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, इन हैंड सैलरी कितनी होगी, ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। तो ये सारी चीजें कि डिफरेंस क्यों आता है इन हैंड सैलरी में, ग्रॉस सैलरी से डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको बैंक में ज्वाइन करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी स्लिप के साथ मैं सारी चीज समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब आप बैंक ज्वाइन करोगे तो आपका एनुअल पैकेज जो होगा वो होगा कम से कम 8.5 लाख रुपए का, 8.5 लाख रुपीज का कम से कम आपका एनुअल पैकेज होगा। जब आप कॉलेज में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो, वहां आपका प्लेसमेंट होता है, तो कंपनी एक टर्म यूज करती है सीटीसी। इसका मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। मतलब कंपनी जो आपकी एम्प्लॉयर है वो आपके ऊपर पूरे साल में कितना खर्च करेगी, इंक्लूडिंग आपके एक्सपेंसेस, आपकी सैलरी, तो वो सीटीसी कहलाता है। सीटीसी को आम बोलचाल की भाषा में पैकेज कहते हैं। तो वो पैकेज बैंक में आपका जो पहले साल होगा वो होगा कम से कम 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपीज, 8,50,000 रुपीज कम से कम होगा। और ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा, इससे ज्यादा ही होगा, इतना तो आप मान के चलो। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बैंक की जो सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू बाइपर्टाइट सेटलमेंट दिया जाता है। और अभी जो बाइपर्टाइट चल रहा है ये है 11th बाइपर्टाइट। और ये कब हुआ था? ये ड्यू हुआ था नवंबर 2017 में। और इसके नेगोशिएशंस चलते हैं, और जो सेटलमेंट हुआ, फाइनल सेटलमेंट, ये हुआ आपका नवंबर 2020 में। 3 साल का टाइम लग गया। तो जो ये डिले होता है, तो आपकी सैलरी 2017 में बढ़ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ी, 2020 में बढ़ी। तो जो डिफरेंस होता है सैलरी का 2017 से जोड़ करके, वो आपको एक बार में एज एरियर दिया जाता है। और उसके बाद जो आपकी सैलरी होनी चाहिए वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो नवंबर 2022 में आपका नेक्स्ट रिवीजन, जो वेज रिवीजन है, वो ड्यू है नवंबर 2022 में। इसमें भी साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम लगेगा। तो जो आपका डिफरेंस होगा सैलरी का वो आपको एज एरियर दे दिया जाएगा बाद में, जब फाइनल हो जाएगा सेटलमेंट। और उसके बाद जो आपकी सैलरी होनी चाहिए फिर से रिवाइज हो जाएगी। स्टिल नवंबर 2022 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मतलब 1.5 साल के बाद आपकी सैलरी फिर से रिवाइज हो जाएगी, अच्छी खासी सैलरी फिर से बढ़ेगी। और अभी जो है वो भी कम नहीं है। तो अभी जो सैलरी है 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो सैलरी कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, तो इसमें होता है बेसिक, होता है डीए। इसको बेसिक के टर्म्स में जोड़ा जाता है। डीए कितना, ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये मार्च 2021 के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, तो मार्च 2021 के बाद अभी 2-3 महीने हो गए, तो अभी थोड़ा बहुत और बढ़ गया होगा। तो अगर 2-3 महीने में देखो तो चेंज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बट एक साल में देखो तो अच्छा खासा इंक्रीज होता है डीए में, एसए में। ठीक है, तो जो डीए है और एसए है इसको हम बेसिक के टर्म्स में इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो डीए कितना है? 26.12% ऑफ बेसिक। और स्पेशल अलाउंस कितना है? 20.69% ऑफ बेसिक। तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो टोटल जोड़ के कितना हो रहा है? पहले सबसे पहले बेसिक जोड़ेंगे 36,000, फिर डीए और स्पेशल अलाउंस 26.12 और 20.69, इन दोनों को जोड़ेंगे इसमें। तो 36,000 का कितना परसेंट हो जाएगा? 26.12 और 20.69%। ये जोड़कर कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 52,851 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम 700 जो सीसीए है, और उसके बाद लर्निंग अलाउंस एल ए 757, ये जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 54,308 रुपीज।
टोटल हो गए कितने आपके 54,308 रुपीज। इसके बाद आप चाहो तो HRA ले सकते हो या चाहो तो लीज रेंट ले सकते हो। मोस्टली लोग लीज रेंट लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा होता है। HRA 7% ऑफ बेसिक है, तो ये अराउंड 3,000 रुपीज होगा आपका। लीज रेंट अगर लेते हो तो आप 7,500 मिनिमम। बैंक ऑफ बड़ौदा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और अकॉर्डिंग टू प्लेस, आप रूरल में रह रहे हो या फिर अर्बन एरिया में रह रहे हो, सेमी अर्बन में रह रहे हो या फिर बड़े शहर में रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। तो कम से कम रूरल एरिया में 7,500 बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है हर बैंक में, और ये ज्यादा से ज्यादा आपको 18-19-20 हजार तक भी बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एज एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्वाइन करोगे तो रूरल एरिया में ही ज्वाइन करोगे, तो आपको कम से कम 7,500 मिलेंगे। तो इसमें हम जोड़ देते हैं 7,500। उसके बाद आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। जो आप गाड़ी यूज करते हो तो उसमें जो पेट्रोल एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको मिल जाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 35 लीटर के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। ये भी बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, 19-20 का फर्क होता है, बहुत ज्यादा का नहीं होता है। तो ये अभी के पेट्रोल के रेट के हिसाब से 3,200 के आसपास बनता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको हाउस मेंटेनेंस के लिए मिलता है 300 रुपीज। उसके बाद फिर आपको रिफ्रेशमेंट अलाउंस मिलता है 750 रुपीज। ये सारे जोड़ लेते हैं पहले एक बार। ये हो जाएगा आपका 66,058 रुपीज के अराउंड होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी, CTC, कॉस्ट टू कंपनी। तो जब आपका प्लेसमेंट होता है तो वहां पर एक चीज कंपनी वाले जोड़ते हैं, जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो जोड़ते हैं, NPS, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो NPS क्या होता है इसको पहले समझ लो। जो आपकी सैलरी होगी, बेसिक और DA, इसका 10% आपके सैलरी से डिडक्ट करके आपके NPS अकाउंट में डाला जाता है। वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। रिटायरमेंट के पहले भी ले सकते हो, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि वो आप ही का पैसा है, लेकिन आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। उस पे 11-12% इंटरेस्ट के साथ मिलता है। वो चीजें NPS बहुत अच्छी चीज है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं, अभी हमें देखना सैलरी कितनी मिल रही है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो NPS जो है वो आपके बेसिक और DA का 10% डिडक्ट होता है, और जितना अमाउंट आपका डिडक्ट होता है उतना ही अमाउंट आपका जो एम्प्लॉयर है, यहाँ पर आपका बैंक आपका एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर उतना ही अमाउंट आपके NPS अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी CTC में जोड़ा जाता है कंपनियों के द्वारा, जब वो पैकेज बताती है। तो जब आपका कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, जब वो पैकेज बताती है, वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो NPS का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये कितना हो जाएगा, ये हम एक बार जोड़ लेते हैं। तो 36,000 प्लस DA 26% ऑफ 36,000, इसका जब 10% निकालोगे तो ये अराउंड आएगा आपका 4,540 रुपीज के अराउंड आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा अराउंड आपका 70,598 रुपीज। ठीक है, अब देखो ये आपका मंथली जो आपको मिलता है ये है। अब 70,598, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरे साल का हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,47,176। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका जो एक मोटा मोटी जो आपको पूरे साल में मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, इसके अलावा आपको मेडिकल एक्सपेंस जो एनुअल होता है वो कम से कम आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। इसके अलावा फिर आपको क्वार्टरली मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो होता है 1,150 रुपये के आसपास होगा 4 क्वार्टर के लिए। उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसे अलाउंस होते हैं जो पूरे साल में एक बार मिलता है, जैसे बुक्स एंड पीरियडिकल्स के लिए मिलता है एक बार, वो आपको लगभग 2,800 रुपये मिलते हैं। अब इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं पहले, ये हो जाएगा आपका 8,64,576। ठीक है, तो ये हो गया, आप मोटा मोटी कह सकते हो ये आपका एनुअल पैकेज हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ बैंक जैसे कि PNB, कैनरा बैंक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको 2-3 ब्रांचेस दे दिए जाते हैं। आपको हर दिन अलग अलग ब्रांच में जाना होता है, तो उस केस में आपको पर डे TA और DA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस और डाइम अलाउंस। तो 1,200-1,500 रुपए आसपास आपको
पर डे मिल जाता है। तो वो ऑन एन एवरेज अगर 20 दिन भी आप बाहर रहते हो तो 15 से 20,000 रुपए हर महीने आपको टीएडीए में मिल जाता है। ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, अराउंड 2 लाख रुपीज आपको पर ईयर मिल जाएंगे। अगर इसमें जोड़ दूं तो 10 लाख से ऊपर का पैकेज हो जाएगा। चलो इसको फिलहाल के लिए नहीं जोड़ते हैं, इतने से ही खुश हो लो आप, ठीक है। 8,64,576 का ये कम से कम इतने का तो पैकेज है ही आपका, ठीक है। कैसे, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हर साल आपका इंक्रीमेंट कितने का होगा, तो वो आप इस चार्ट से देख सकते हो। ये चार्ट आपके सैलरी का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू 11th बाई परटाइट सेटलमेंट, जो कि आपका नवंबर 2022, मतलब 1.5 साल के बाद ये चेंज हो जाएगा, आपकी सैलरी और भी बढ़ जाएगी। फिलहाल जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो देखिए, पहले तो आपका हर क्वार्टर में डाइम अलाउंस, स्पेशल अलाउंस ये बढ़ता है, तो इससे आपका अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो जाता है आपकी सैलरी में। इसके बाद हर साल आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। एक इंक्रीमेंट होता है आपका 1490 रुपीज का बेसिक में, ठीक है। अब ये 1490 आपके बेसिक में बढ़ेगा, ठीक है। और बेसिक में बढ़ा, फिर उसका परसेंटेज आपका जो इंक्रीमेंट है उसका असर आपके डीए और एसए में भी दिखेगा, क्योंकि बेसिक के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया जाता है। तो जब बेसिक बढ़ेगा तो आपका डीए और एसए भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। 7 का यहाँ क्या मतलब है, 7 का मतलब है कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो 7 साल तक होगा, 1490 रुपए का, ठीक है, बेसिक में। उसके बाद फिर 7 साल के बाद आपका हो जाएगा 46,430 रुपए का बेसिक हो जाता है। उसके बाद 2 साल और इंक्रीमेंट होता है 1740 का। उसके बाद आपकी सैलरी स्टैग्नेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये नौबत किसी की नहीं आती है, सब लोग 3 साल 4 साल में प्रमोट हो जाते हैं, स्केल 2 हो जाते हैं, फिर आपकी बेसिक हो जाती है 48,170। फिर उसके अकॉर्डिंग आप, मैंने जैसे पूरा कैलकुलेट किया अभी, वैसे आप फिर से कर सकते हो। डीए और एसए ये हर साल बढ़ते रहता है, जैसे महंगाई बढ़ती है सरकार डीए बढ़ाती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी ऑलरेडी बढ़ते रहती है, ठीक है। उसके बाद हम डिडक्शंस कितना होगा, आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी ये देख लेते हैं। ये एक सैलरी स्लिप है एग्रीकल्चर ऑफिसर का। इसमें देखिए दो चीजें पहले ध्यान दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 12 जून 2017, और ये सैलरी स्लिप है मार्च 2021 की, ठीक है। अब मार्च 2021 तक आप जोड़ोगे तो 3 इंक्रीमेंट इनके लग चुके हैं, ठीक है। तो जो बेसिक है वो हो गया 40,470 रुपए, 36,000 प्लस 3 इंक्रीमेंट लगा है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इनका बेसिक, डीए, स्पेशल अलाउंस ये सारा कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे आप डीए यहाँ से जोड़ सकते हो, 10,595 इनका डीएनएस अलाउंस बना है, स्पेशल अलाउंस 8,375 रुपए बने हैं, ठीक है। तो जो ग्रॉस है ये 60,897 रुपए आए हैं टोटल। इन सबको जोड़ोगे आप तो देखो 60,897। ये जो सैलरी स्लिप है ये विदाउट एचआरए है, ये नोट कर लो आप, ठीक है, विदाउट एचआरए। क्योंकि ये जो भी है इन्होंने लीज रेंट ले रखा है, ठीक है। तो इनको एचआरए नहीं मिलता है, लीज रेंट इनका अलग से 7,500 रुपए अलग से आता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसको देखो, पहले इसको समझो। 60,897 हो गया ग्रॉस सैलरी, इनको जो एज अ सैलरी जो मिलता है। इसमें मेनली आपके दो डिडक्शंस होंगे। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका कोई लोन वगैरह नहीं होगा, तो वो डिडक्शन नहीं होगा। मेनली आपके दो डिडक्शन होंगे, पहला आपका इनकम टैक्स और दूसरा होगा एनपीएस कंट्रीब्यूशन। इनकम टैक्स अराउंड आपके शुरू में 2,500 के अराउंड आपके कटेंगे। ये भी बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप बैंक में आ जाओगे एक बार तो उसके बाद आप इसको बचाने के तरीके भी सीख जाओगे। इसके अलावा फिर एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बेसिक और डीए का 10%। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 4,500 रुपीज होते हैं, ठीक है। तो आप जब बैंक में ज्वाइन करोगे, आपका कोई लोन वगैरह नहीं होगा, तो आपके जो इनिशियल डिडक्शन होंगे वो अराउंड होंगे, इन दोनों को जोड़ कर कितना, 7,000। तो 54,000 आपका था इनिशियल, जो आपकी ज्वाइनिंग पे सैलरी थी टोटल, ये 54,000, उसमें से 7,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अराउंड 47,000 आपको मिल जाएंगे इन हैंड एज अ सैलरी कंट्रीब्यूट होगा। उसके बाद 7,500 और जो मैंने 3,200 आपको बताया पेट्रोल का कन्वेंस अलाउंस, वो सब अलग से क्रेडिट होगा। इनिशियली आपको एज अ सैलरी आएगा अराउंड 47,000 रुपीज आपको क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर ये 7,500 और पेट्रोल वगैरह सारा जोड़ दो तो अराउंड आपको 60,000 रुपीज हर महीने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसमें से आपकी मर्जी, आप कितनी सेव करो, कितने खर्च करो, ठीक है। उसके बाद कुछ और फैसिलिटीज हैं जो आपको मिलती हैं एज कैश, तो वो भी मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ।
अभी 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जब फाइनल हुआ, वेज रिवीजन जब फाइनल हुआ, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या होता है, बैंक को जो भी प्रॉफिट होता है तो एक उसका एक चार्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ दिन की सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कैनरा बैंक, इन्होंने अभी 15 दिन की सैलरी अपने एम्प्लॉयज को दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 5 दिन की सैलरी इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने 15 डेज की दी है। तो इस तरह से बैंक को जो भी प्रॉफिट होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ मतलब ग्रॉस सैलरी का मतलब या तो 15 डेज की या 5 डेज की, 10 डेज की, इस तरह से कुछ अमाउंट वो अपने स्टाफ्स को देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 10,000 रुपीज आपका, 10 to 12,000, बैंक टू बैंक वेरी करता है, ये आपको हर साल मिलता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है, एलटीसी एलएफसी प्लस पीएल इनकैशमेंट। इसमें क्या होता है, आपको 4 साल में आप एक बार ये ले सकते हो, 2 साल में भी ले सकते हो, मैं वो बराबर ही होता है, 2-2 साल करके 2 बार लो या फिर 4 साल में एक बार लो। तो इसमें क्या होता है, आप पीएल इन कैश करा सकते हो 30 दिन की, मतलब एक महीने की जो आपकी ग्रॉस सैलरी वो 4 साल में एक बार इन कैश करा सकते हो, आपकी 30 दिन की छुट्टी डिडक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से। ठीक है, तो टोटल लगभग आपकी शुरू में जो होगी 53,000 54,000, तो 4 साल में आपका ये अराउंड 65,000 पहुंच जाएगा। तो आप 63-64,000 जो भी है आपका एक महीने की ग्रॉस सैलरी, वो आप इन कैश करा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो टिकट चार्जेस होते हैं उसका भी एक चार्ट है, वो अराउंड 8,000 9,000 आपको वो मिल जाता है। उसके बाद 3 साल में आपका ट्रांसफर होना निश्चित है, बैंक का ये एक आरबीआई का गाइडलाइन है कि 3 साल में आपको ट्रांसफर करना है। तो जब आपका ट्रांसफर होता है तब आपको एज ट्रांसफर अलाउंस अराउंड 50 to 55,000 आपको कैश मिल जाता है। तो ये एक अलग से फैसिलिटी हो जाती है। उसके बाद अभी जैसे कोरोना का समय था, बहुत सारे स्टाफ उसमें कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो कुछ बैंक अपने स्टाफ्स को कोविड पॉजिटिव होने पे जो भी उनका मेडिकल एक्सपेंस होता था उसको बेयर करने के लिए 25,000 दे रही थी। ये मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर मेडिकल एक्सपेंस और भी हुआ है तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है, वो आपका रीइंबर्स हो जाता है। उसके अलावा 25,000 बैंक ने दिए हैं। ठीक है, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि साल में आपको एक बार 2,800 रुपए मिलते हैं। बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, 19-20 का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये सारे आप जोड़ करके आप अंदाज लगा सकते हो कम। इसके अलावा एक और फैसिलिटी जो वर्थ मेंशनिंग है, वो कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपके छोटे भाई बहन, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनको अगर किसी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट करा सकते हो। ये फैसिलिटी दी जाती है। जो भी एक्सपेंसेस होता है वो आपका बैंक से रिम्बर्स हो जाता है, उसका उनका इंश्योरेंस होता है, वो सारे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो कैशलेस भी करवा सकते हो। बड़े से बड़े हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है बैंक का, वहां पर आपको जाना है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत अमाउंट होता है, छोटा सा कोई नॉमिनल अमाउंट होता है, वो आप दे दोगे, और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हॉस्पिटल खुद बेयर करती है। वो बाद में हॉस्पिटल बैंक से पैसे ले लेती है, तो आपको वहां पर कोई खर्च नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, आप अपने मम्मी पापा को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हो। कई बार लोगों को जरूरत पड़ती है इसकी, तब समझ में आता है। अगर यही चीज अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो कई बार ये फैसिलिटी नहीं होती है, बहुत कंपनी में होती है, कई बार नहीं होती है, तो वहां पर बहुत पैसे खर्च होते हैं। बट यहाँ बैंक में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने मम्मी पापा को, आपके जो भी डिपेंडेंट्स हैं, उनको एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हो, जहां पर आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं है। आपका कितना भी एक्सपेंस हो जाए वो सारे आपको रिम्बर्स हो जाते हैं, या फिर एक्सपेंस ही नहीं होते हैं क्योंकि हॉस्पिटल खुद करा लेती है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। इन सब के अलावा अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगर लोन चाहिए, कार लोन, होम लोन, तो ये सब आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं। इसमें भी बहुत फर्क आ जाता है। अगर आप बैंक के स्टाफ नहीं हो तब आप अगर लोन लेते हो घर के लिए, गाड़ी के लिए, और वहीं पर अगर आप स्टाफ हो, बैंक के एम्प्लॉय हो, तब आप लोन लेते हो, तो उसके इंटरेस्ट में बहुत फर्क आता है। तो ये एक चीज है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप कि सैलरी के बारे में आपके जो भी डाउट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इन हैंड कितनी मिलेगी, उसके अलावा आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है। तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।